हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर का नाम है जय व पराक्रम। जय पराक्रम आज का हमारा टॉपिक है वहन। वहन क्या होता है उनके बारे में देखेंगे वहन है क्या और वहन का मतलब क्या होता है। वहन का मतलब होता है परिसंचरण। मानव में परिसंचरण कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले अनुभाग में हमने देख चुके हैं कि जो रुधिर है, रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थ को हमारे शरीर से क्या होता है, शरीर से वहन करता है। क्या करता है? रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ को हमारे शरीर से हमारा हमारे शरीर में क्या होता है, वहन करता है, ढोने का कार्य करता है। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, सीखा था कि जो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है और रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। क्या? रुधिर एक तरल माध्यम होता है जिससे प्लाज्मा का तरल माध्यम होता है, जिससे हम कहते हैं प्लाज्मा का होता है माध्यम। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती कहते हैं, लंबित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को विलीन रूप से वहन करते। क्या करता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन जैसे अपशिष्ट पदार्थ को विलीन रूप में क्या, लिक्विड रूप में का वहन मतलब ढोने का कार्य करता है। कौन? प्लाज्मा, ठीक है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को लाल रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन को और भोजन को लेता है प्लाज्मा ले जाता है, ठीक है। बहुत बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। आपको बता दें, बहुत से जैसे अन्य पदार्थ है, जैसे लवण है, लवण का भी वहन कौन करता है? ढोने का कार्य कौन करता है? ले जाने का कार्य कौन करता है? रुधिर ही करता है। अतः अंत में एक पंप यंत्र की आवश्यकता होती है। अतः हमें एक पंप यंत्र की क्या आवश्यकता होती है, जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। जो रुधिर को क्या कर, अंगों को आसपास धकेल सके, रुधिर को अंगों को आसपास धकेल सके। नलियों नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है। नलियों की एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। अब सारे पदार्थ को ढोने के लिए रुधिर को क्या करते, एक पंप की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेलने मतलब पुश कर धकेल सके। और नलियों को एक परिपथ की आवश्यकता होती है, एक रास्ते की क्या जरूरत होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। क्या करे? रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की यह सुनिश्चित करे कि यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। और यह तंत्र यह भी सुनिश्चित करे कि जो ये कभी परिपथ है कभी टूट फूट जाए तो उसको क्या तो मरम्मत हो सके, ठीक है। इस क्रियाकलाप को थोड़ा देख लेते हैं कि मानव में वहन में कि क्रियाकलाप था उसको देखते हैं। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र में जाना है, मतलब हॉस्पिटल में जाना है और ज्ञात करना है कि जो मनुष्य है वहाँ पे, जितने भी मनुष्य है वहाँ पे, मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन है सामान्य है, सबका सामान्य परिसर का है। क्या बच्चे और वयस्क के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर में कोई अंतर है? और अपने आसपास के एक पशु चिकित्सक क्लिनिक का भ्रमण करना। क्या करना है? पशु चिकित्सक क्लिनिक में भी जाना है और ज्ञात कीजिए कि जो पशुओं और भैंस या गाय में भी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा के समान परिसर के क्या है। क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतु में समान होती है? क्या जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है नर बछड़ों तथा मादा तथा नर में क्या समान होते हैं? नर तथा मादा मानव में जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना करने। क्या करना है? नर तथा मादा मानव में जंतुओं के दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उसको कैसे समझाएंगे इसके बारे में, ठीक है, बताएंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है हृदय पंप। हमारा पंप हृदय, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो रुधिर को धकेलने के लिए एक पंप यंत्र की आवश्यकता है तो अब हम पढ़ेंगे हृदय पंप, ठीक है। हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा होता है? हृदय जो ये हमारा है एक ऐसा एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार क्या होता है। कैसा होता है? हृदय हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की वहन करना होता है। क्योंकि जो हमारा हृदय एक पेशीय अंग है और जो हमारी मुट्ठी के आकार को होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का कहता है, दोनों को ही ले जाने का कार्य करता है, नहीं तो ढोने का कार्य करता है, ठीक है। ऑक्सीजन
प्रचुर रुधिर को ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को रोकने कार्बन डाइऑक्साइड के युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोशिकाओं में क्या बटे होते हैं। आपको बता दें कि अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने वाले रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय को कई कोष्ठकों में क्या बांटा गया है। हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बांटा होता है, ठीक है। देखिए बायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है। क्या होता है, बटा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो उसमें मौजूद रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए फेफड़े में क्या जाना होता है। फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में लाना होता है। वापस क्या करता है, ऑक्सीजन को जैसे वो छोड़ने जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रचुर रुधिर ब्लड होता है उसको क्या करती हैं, वो जाकर फेफड़े में छोड़ाते हैं और वहां से फेफड़े से क्या करते हैं, फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है, ठीक है। लाना होता है हृदय में लाना होता है, और यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तक तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। अब हमारा जो फेफड़ा है, जो हमारे शरीर कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो जो वो क्या करते हैं, कोशिकाएं करते हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो फेफड़े में जाता है। फेफड़े से क्या होता है, शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़े से हृदय में लाया जाता है, ठीक है। तब उसके बाद जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित काष्ठ बायां अलिंद में आता है। आपको बताते हैं, जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है, ठीक है। जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े से जो रुधिर आता है, फेफड़े से जो शुद्ध होकर जो रुधिर आता है उस रुधिर को यहाँ से क्या करते हैं, बायां अलिंद से यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ आता है इस तरफ आता है, बायां अलिंद से आता है और इस रुधिर को एकत्र करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है, क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तब अगला कोष बायां नीले फैलता है। देखिए जब अब यहाँ पर इसको स्टोर करना है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया है उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड आया है उसको यहाँ पे आया बायां अलिंद से बायां नीले में जाने के लिए जब ये सिकुड़ता है तो ये क्या होता है, ये वाला इसमें आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है और बायां नीला फैलता है। तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है, जिससे ये फैलता है तो ये जब ये सिकुड़ता है तो ये फैल जाता है और इसमें आकर रुधिर आ जाता है, ठीक है। इसमें स्थानांतरित तो अपनी बारी पर जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है, जब ये नीले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। जैसे अब ये क्या हुआ, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर थी फेफड़े से शुद्ध होकर आई थी, फेफड़े से शुद्ध होकर क्या बायां अलिंद से फिर क्या हुआ, बायां नीले में गई। अब जब ये संकुचित होता है, बायां नीले संकुचित होता है तो यहाँ से जो रुधिर होता है पूरे शरीर में क्या पंप हो जाता है, मतलब पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठक दायां अलिंद जब फैलता है, आपको पता है जब ये दायां अलिंद है जब फैलता है, ऊपर वाला दायां कोष्ठक दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। आपको पता है कि अभी हमने बायां अलिंद फुफ्फुस से जो हृदय से फेफड़ों से जो रुधिर आता था ऑक्सीजन युक्त, वो बायां अलिंद से बायां नीले में आता था। फिर यहाँ से जो नीले संकुचित होता था, बायां नीले संकुचित होता तो पूरे शरीर में क्या होता, शुद्ध ब्लड क्या था, प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में पंप होता था। लेकिन जब
पूरे शरीर में ब्लड पंप होता था, तो जब पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड जाता होता होगा तो क्या होता है कि कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती होंगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी मात्रा को निकाल कोशिका क्या निकाल कर ब्लड में छोड़ देती है। तब क्या होता है, जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन युक्त रुधिर क्या होता है, अब दायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, दायां अलिंद, यहाँ पर आता है दायां अलिंद से। देखिए लिखा है कि जो ऊपर वाला दायां कोष्ठक दायां अलिंद में जब फैलता है, जब ये फैलता है तो शरीर से भी ऑक्सीजनित रुधिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर इसमें क्या दायां अलिंद में आता है। तो जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोष्ठक दाएं नीले फैल जाता है। जैसे इसमें फैलता है तो क्या होता है, दायां पूरा बी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें आ जाता है, इसमें आता है दाएं अलिंद में। और जब ये सिकुड़ता है, दायां अलिंद जब सिकुड़ता है तो दायां नीले क्या होता है, वो खुल जाता है, इसमें क्या होता है, ये ब्लड आ जाता है। ठीक है, दाएं नीले फैलता है तो जो दायां यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है। क्या होता है, फैलता है तो दायां नीले जब फैलता है तो यह रुधिर को दाएं नीले में क्या करती है, दायां अलिंद दाएं नीले में स्थानांतरित करती है ब्लड को, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी फुफ्फुस से पंप कर देता है। क्या कहते हैं, अब क्या होता है, जो अब इसको हम ऑक्सीजन युक्त बनाएंगे क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। अब इसको ऑक्सीजन युक्त बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या होगा, ये जब ये बचकेगा मतलब सिकुड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, फुफ्फुस में चला जाएगा, तो फेफड़े में चला जाएगा, वहाँ से क्या होगा, फुफ्फुस में चला जाएगा। फुफ्फुस में पंप कर देते हैं। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां मोटी भीती होती है। जो अलिंद होते हैं, अलिंद की अपेक्षा जो नीले की पेशियां होती है कैसी, तो मोटी होती है। देखिए दिखाया गया फिगर में, ये क्या है, मोटी है, मोटी है ना, मोटी होती है क्योंकि नीले पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, क्योंकि इसलिए मोटी होती है कि जो नीले हैं क्या है, उसको पूरे शरीर में क्या ब्लड को भेजना होता है। क्या ये क्या करता है, जो अलिंद होते हैं, अलिंद की अपेक्षा जो नीले होते हैं उनकी जो शरीर क्या होते हैं, जो अलिंद होते हैं, नीले की अपेक्षा जो नीले की पेशियां भीती मोटी होती हैं अलिंद की अपेक्षा, क्योंकि जो अलिंद होते हैं ना, अलिंद क्या करते, दोनों अलिंद की अपेक्षा जो नीले की पेशियां मोटी होती है, क्योंकि जो अनीले होती है वो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करती है, मतलब ब्लड जो रुधिर को भेजने का कार्य करती है। ठीक है, और जब अलिंद तथा नीले संकुचित होते हैं तो ओवाल उल्टी दिशा में रुधिर को प्रवाह होने से रोकती है। जब इसमें क्या होता है, अलिंद में भी जैसे ये बायां नील अलिंद है, इसमें क्या होता है, कपाट होते हैं। क्या होते हैं, दरवाजे पाए जाते हैं, मतलब कपाट का मतलब दरवाजे होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे कपाट होते हैं, देखिए ऐसे दिखाई कपाट होते हैं। जो अलिंद जब प्योर ब्लड आता है, इसमें प्योर ब्लड जब बाएं अलिंद में आता है तो क्या होता है, बाएं ब्लड में आता है तो जब ये बायां अलिंद जब फैलता है, नहीं जब सिकुड़ता है बायां अलिंद तो क्या होता है, बायां नीले ओपन होता है। क्या बायां नीले ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और यहाँ का ब्लड बायां अलिंद का ब्लड बाएं नीले में आ जाता है। बायां नीले यहाँ पे फिर वापस नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे कपाट होता है, इसलिए ये वापस नहीं जा पाता है। ठीक है, जैसे यह बायां नीले सिकुड़ता है तो पूरे यहाँ से क्या होता है, पूरा ब्लड शरीर में पंप कर लिया, जैसे यहाँ से पूरा ब्लड क्या महाधमनी से होते हुए सारे शरीर में क्या पंप ब्लड को क्या रुधिर को पंप किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद में पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कहाँ लाया जाता है, दायां अलिंद में। और दायां अलिंद जब फैलता है, तो दाएं नीले में ब्लड को ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, जो यह दायां नीले सिकुड़ता है तो ये अपने रुधिर को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को ऐसे कहते फुफ्फुस धमनियों से कहाँ पहुँचाता है, फुफ्फुस में पहुँचा देता है, फेफड़े में पहुँचा देता है। जो दायां अलिंद होता है, जो अलिंद होते हैं, अलिंद की अपेक्षा नीले की जो भीतर की मोटी होती है, क्योंकि फिगर में दिखाया, क्योंकि मोटी होती है, क्योंकि पूरे शरीर में क्या ब्लड को पंप करती है, कहती है भेजने का कार्य करती है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन, जो फेफड़े में ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करती है
तब क्या होता है उनके बारे में, जब फेफड़े में ऑक्सीजन रुधिर हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा डी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। जो आप देखे हैं कि हृदय में 4 कपाट थे, जो आपका हृदय ऐसे बना था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये बायां अलिंद, ये दायां नीले, बायां नीले, ये दायां अलिंद, दायां नीले, ठीक है। जो हृदय था, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा बी ऑक्सीजनित मतलब कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को मिलने से रोकने के लिए क्या था, लाभदायक था। किस बंटवारा किया गया था, मिलने से रोकने के लिए बंटवारा किया। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो ये बंटवारा था जो इसलिए था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है और जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो आपस में न मिले, इसलिए इसको बंटवारा किया गया था हृदय का, ठीक है। और ये बंटवारा से शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन का जो पूर्ति करा सके, ठीक है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को उन्हें पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं के है जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है, जो उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह बहुत लाभदायक है क्योंकि उन्हें अपने शरीर का तापक्रम को, जो टेम्परेचर उसको बनाए रखने के निरंतर ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है। जितने भी पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, जो सरीखे जंतु को जिन्हें उच्च ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है, तो ये बहुत लाभदायक होता है। जो हृदय का बंटवारा है उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होते हैं और जो डी ऑक्सीजन युक्त ब्लड होते हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, उन्हें शरीर में अपनी जो शरीर का तापमान है उसको बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, उन जंतुओं में जिनमें जिनमें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, तो शरीर का तापक्रम टेम्परेचर पर्यावरण के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जो जंतु होते हैं जिनमें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, तो उनके जो शरीर का तापमान उन जंतुओं का जो शरीर का तापमान होता है वो परिवार के तापमान जो पर्यावरण के टेम्परेचर पे क्या निर्भर करता है। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठकों में होता है। जल स्थल चर या बहुत से जितने भी सरीसृप होते हैं, सरीसृप में जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठक हृदय होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। हमारा जो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है। लेकिन जो जितने भी सरीसृप जो रेंगने वाले हो, जो जल या स्थल पर रहने वाले जितने भी सरीसृप होते हैं, जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। और यह ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर और ऑक्सीजन युक्त रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। क्या कहते हैं, सीमा तक मिलना भी क्या सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के जो हृदय केवल 2 कोष्ठक होते हैं। जो मछली होती है उनमें जो हृदय होती है 2 कोष्ठक की बनी होती है। यहाँ से रुधिर कुलों में भेजा जाता है, जो यहाँ से रुधिर गलफड़े कुलों में भेजा जाता है, और वहाँ जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है। आपको जो मछली के गलफड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनके वो गलफड़े में कुलोम, उनको कुलोम कहते हैं। जो मछली में जो 2 हृदय होते हैं और वहाँ से क्या होता है, जो रुधिर कुलों में भेजा जाता है और जहाँ यह ऑक्सीजनित हो जाता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। सीधा शरीर में क्या भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र केवल एक ही बार रुधिर में जाता है, ठीक है। इस तरह मछलियों के शरीर में क्या होता है, मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर और अन्य कशेरुकियों में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है। प्रत्येक चक्र में 2 बार, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 बार हृदय में जाता है। तो दोहरा पर एक बार तो शुद्ध होकर आता है, एक बार जैसे ये देखिए क्या होता था, जो रुधिर था हमारा
ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा उनका विनिमय की व्यवस्था का निरूपण किया गया है। ठीक है। हमने देखा था कि जो हमारी ब्लड थी ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर आती थी वो फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए कहाँ आती थी, हमारे हृदय में फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर थी क्या होता था वो फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए कहाँ आते थे, हमारे हृदय के बाएं अलिंद में आता था। बाएं अलिंद में से होता हो जब रुधिर ऑक्सीजन युक्त रुधिर का मतलब प्योर ब्लड, जो प्योर ब्लड बाएं अलिंद में आता था तो बाएं अलिंद जब सिकुड़ता था तो वो क्या होता था, जो प्योर ब्लड था वो बाएं नीले में क्या होता, बाएं नीले में आता था। अब बाएं नीले में आता था, यहाँ पे बाएं नीले में आता था तो क्या होता था, जब बाएं नीलो सिकुड़ता था तो बाएं नीलो जब सिकुड़ता तो वो पूरा जो सिकुड़ता था सारा ब्लड था प्योर ब्लड वो पंप हो जाता है। कहाँ से पंप होता था, ये महाधमनी द्वारा क्या होता था, पूरे शरीर में क्या होता था, महाधमनी मतलब पूरे शरीर में महाधमनी क्या करती थी, प्योर ब्लड को पहुंचाती थी। ठीक है। देखिए फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिका है। ठीक है। क्या होता था, अब यहाँ पे सारी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता, जहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं होती थी वहाँ पे क्या होता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है यहाँ से क्या होता था पूरे कोशिकाएं तो ब्लड पहुंच जाता था। ऑक्सीजन युक्त जो कोशिकाएं थी जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी तो वो क्या थी ब्लड में छोड़ देती थी। वहाँ से क्या होता था कि चूँकि शरीर में महाशिरा था, जो महाशिरा के माध्यम से जो इनप्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को क्या करते शरीर के दाएं अलिंद में पहुंचाता था। कौन महाशिरा शरीर के दाएं अलिंद में इनप्योर ब्लड को पहुंचाता था। दाएं अलिंद में दायां अलिंद जब सिकुड़ता था, जब दायां अलिंद जो में संकुचन होती थी सिकुड़ती थी तो दायां नीले ओपन होता था, दायां नीले ओपन होता था तो क्या होता था कि जो इनप्योर ब्लड था दायां नीले में आया था। अब जब दायां नीले जब सिकुड़ता था, दायां नीले को सिकुड़ने के बाद क्या होता था कि जो इनप्योर ब्लड था फिर से कहाँ जाता था, फिर से फेफड़े की कोशिकाओं में चला जाता था। फिर वहाँ से क्या होता था, फिर प्योर ब्लड को छाना जाता, जो ब्लड था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन युक्त ब्लड बनाया जाता था। फिर क्या था, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से क्या होता था कि फिर से रुधिर हमारे बाएं अलिंद में आती थी। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा हृदय एक बार तो प्योर होकर ब्लड आता है, हृदय में आता था ब्लड, फिर एक बार इनप्योर ब्लड हृदय में आता था। ये क्या 218% चढ़े पर, लेकिन जो मछली थी उनमें सिर्फ केवल जो रुधिर था सीधे क्लोम में जाता, क्लोम से सीधे कहाँ जाता था, क्लोम से सीधे पूरे शरीर में फैला दे, इसलिए वो 218% चढ़ने थे। लेकिन जो मानव का हृदय है वो मानव में क्या होता है 218% चढ़, क्योंकि ब्लड हृदय में 2 बार आता है। कैसे, एक बार फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त जो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेकर हृदय में आता है, कहाँ पे बाएं अलिंद में। फिर क्या होता है पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर रुधिर सीधे कहाँ जाता है, महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में जाता है। आपको पता है कि जो ये रेड दिखाई दे रहा है ये हमारी धमनी है, और जो नहीं ये क्या होता है, जो धमनी होती है उसमें प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। लेकिन जो सीरा होता है जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसमें क्या होता है, अभी ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, मतलब बी ऑक्सीजनित रुधिर होता है। ठीक है। आपको पता है जो धमनी है, जो फुफ्फुसीय शिरा है, ये फुफ्फुसीय शिरा को शिरा इसलिए कहा गया है कि जो ये शिरा कहा गया है कि जो ये क्या करती है कि जो ये रुधिर को लेकर आती है कहाँ पे, फेफड़े में, और यहाँ से आपको धमनी क्या करती है, रुधिर हृदय से ब्लड को सारे शरीर में पहुँचाते हैं। लेकिन जो शिरा है वो फेफड़े से क्या करती है, रुधिर को लाती है, तो इसलिए हम शिरा कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो धमनी है, धमनी को शिरा को हम धमनी कहते हैं। शिरा क्या करती है, सिर्फ रुधिर को शरीर से रुधिर को हृदय में लेके जाती है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है वो क्या करती है, हृदय से क्या करती है, जो ब्लड है उसको फेफड़े में लेकर जाती है, इसलिए वो फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। आपको याद होगा कि फुफ्फुसीय धमनी किस लिए कहते हैं और फुफ्फुसीय शिरा को फुफ्फुसीय शिरा किस लिए कहते हैं। ठीक है। हम लोग रक्त दाब के बारे में पढ़ते हैं। रक्त दाब क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहिकाओं की जो वाल होती है उनके विरुद्ध जो दाब लगता है
उसे हम रक्त दाब कहते हैं। रुधिर जो वाहिकाएँ होती हैं, जो रुधिर ब्लड वेसल्स की जो भित्ति वॉल होती हैं, दीवार विरुद्ध दाब लगता है, उसको हम उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। जो आपको पता है, जो धमनियाँ क्या होती है, ब्लड को और शरीर तक, हृदय से जो रुधिर होता है उसको शरीर तक पहुँचाती है, पूरे शरीर में पहुँचाती है। तो उसपे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा होता है, उस पे दाब अधिक लगता है, ठीक है, अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन मतलब संकुचन, धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का अनुशीतलन दाब कहलाता है। आपको पता है, जो धमनी के अंदर तो जितनी आर्टरी होती है अंदर, जो ब्लड का दाब नीले का प्रकुंचन मतलब जब संकुचन फैलता है, प्रकुंचन का मतलब संकुचन मतलब फैलने के दौरान जो प्रकुंचन दाब तथा नीले के अनुशीतलन सिकुड़ने के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है, ठीक है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm होता है। अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm का होता है, ठीक है। जो सामान्य प्रकुंचन दाब होता है लगभग कितना होता है, 120 mm, और तथा अनुशीतलन दाब होता है लगभग कितना होता है, 80 mm के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आपका ब्लड रक्त दाब 120 बटा में 80, तो प्रकुंचन कितना होता है 120, और अनुशीतलन कितना माना जाता है 80, ठीक है। देखिए, ये ब्लड प्रेशर का नापने वाला होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब को क्या मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। उच्च जो रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर को अति तनाव भी कहते हैं। और इसका कारण धमनियों को सिकुड़ता है, जो धमनियां हैं क्या सिकुड़ती हैं, इससे रक्त प्रवाह में विरोध बढ़ जाती है। क्या होता है, विरोध क्या होता है, बढ़ जाती है। इससे धमनी फट सकती है और जो आंतरिक अश्रावण हो सकता है। जैसे आपको पता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर तो किससे नापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। वो किस लिए करा होता है, जब धमनियाँ हमारी सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा कि जो ब्लड पंप होगा वो नहीं हो पाएगा, और रक्त का प्रवाह में विरोध बढ़ जाएगी। रक्त का जो स्पीड है वो कम पड़ जाएगी, और इससे क्या धमनियाँ फट जाएंगी, और इसके रक्त का स्राव जो बाहर हो सकता है, शरीर में ही बाहर हो सकता है, ब्लड वेसल्स में ना होकर, ठीक है। अगला टॉपिक है नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं। ठीक है। धमनियां वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। हमने बताया है, धमनियां क्या करती हैं, धमनियां हृदय से ब्लड को शरीर तक क्या ले जाती है, विभिन्न अंगों तक ले जाती है। देखिए, वही लिखा है कि धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। कैसी होती है, जो धमनी होती हैं, जो मोटिया क्या होती है, धमनी की जो वाल होता है वो मोटी होती है और लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। जो रुधिर का जो हृदय से उच्च दाब से निकलता है, और शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। जो शिराएं होती हैं, आपको बताएं, जो शिरा थी क्या करती थी, वो हम फिगर में दिखाए थे कि जो शिरा थी शरीर से रुधिर को क्या थे, हृदय में लेकर जाती थी। शरीर के विभिन्न भाग से रुधिर को क्या थे, शरीर के हृदय में लेकर जाती थी, अंगों से एकत्र करके वापस हृदय में लाती थी। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तर छोटे छोटे कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होता है कि जो किसी अंग या ऊतक तक, जैसे आपको पता है कोशिकाओं को समूह ऊतक कहते हैं। आपको पता है अंग ऊतक तक पहुँच कर क्या होता है, धमनियाँ क्या होती है, छोटी छोटी। अब मान लीजिए ये क्या है, वो ब्लड यहाँ से निकली, और ये बहुत छोटी छोटी यहाँ से होते, प्रत्येक शाखाओं में बढ़ जाती है। जो धमनी है बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं में ऐसे निकलते हुए बढ़ जाती है। तो क्या होता है, किसी ऊतक तथा अंग तक पहुँचाने के लिए, किसी ऊतक तथा
अंग तथा ऊतक तक पहुंचकर धमनी उपरोक्त छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर संपर्क हो सके, जिससे जितने भी बॉडी में शरीर में कोशिकाएं उनमें क्या होता है, रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी कोशिकाओं की भित्ति को एक कोशिका मोटी होती है। सबसे छोटी कोशिकाओं की जो भित्ति वाल होती है एक कोशिका मोटी होती है, इतनी मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इन पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। आपको बताते हैं जो रुधिर एवं आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं के मध्य पदार्थों का जो विनिमय होता है कि इन्हीं पतली भित्तियों के द्वारा होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को जो कोशिकाएं होती है तब आसपास से मिलकर सिराएं बनाती हैं जो रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। जो रुधिर को अंग या ऊतक से ले जाती है वहाँ पे क्या सिराएं बनना स्टार्ट हो जाती है। कोशिकाएं क्या करती तब आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं, कोशिकाएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स का अनुच्छेद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन नलिकाओं प्लेटलेट्स द्वारा अनुच्छेद इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा। जो प्लेटलेट्स है इन नलिकाओं में जो तंत्र में यदि रिसना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा। उस स्थिति में विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं तो रक्त स्राव होने लगेंगे। क्या होगा जब हम कभी घायल हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो रक्त है वो बहने लगता है। रक्त बना रुधिर से तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम से कम होनी चाहिए। आपको पता है जब हम घायल हो जाते हैं तो जो हमारा ब्लड का स्राव बहना स्टार्ट हो जाता है तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्त स्राव से दाब में भी कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या होगा जो रक्त स्राव है उसमें दाब में क्या कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। जिससे क्या होता है जो पंपिंग प्रणाली है उसमें क्या कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। क्या होती है प्लेटलेट कोशिका जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है। क्या पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को बना देती है, रोकने लायक बना देती है। अब बताइए अगर प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ना होता तो अगर हम कभी घायल जाए चाहे कभी हमारा हाथ पैर कट जाए तो ब्लड का क्या होगा प्रवाह एकदम बढ़ता ही जाएगा और स्पीड से बहने लगेगा और शरीर पूरे बॉडी से ब्लड का निकल जाए, पूरे बॉडी से रुधिर क्या शरीर से बाहर निकल जाएगी प्लेटलेट ना होने की वजह से, ठीक है। आपको पता है कि जब हम घायल हो जाएं या रक्त स्राव होने लगे तो तंत्र में रुधिर की हानि को प्राकृतिक रूप से कम हानि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्त स्राव में दाब में कमी आ जाएगी। क्या होती है दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली दक्षता कमी हो जाएगी। जो पंपिंग की प्रणाली थी दक्षता कमी, जिससे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में क्या भ्रमण करती रहती है और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग के अवरोध कर देती है, जिससे ब्लड का पंपिंग नहीं हो पाता और रुधिर का स्राव रुक जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारे हाथ पैर में जब कभी कट लग जाता है चाहे गिर जाते हैं चोट जाते हैं जो रुधिर होता है वो क्या थक्का बन जाता है, ठीक है। कुछ देर में थक्का बन जाता है। थक्का बन जाने का जो हमारे हाथ पैर वहाँ के जो ब्लड निकलने का जो स्थान होता है वहाँ पे क्या ब्लड का थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह होता है बंद होने की वजह से ब्लड वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। अब हम पढ़ेंगे लसिका क्या होता है उसके बारे में। एक अन्य प्रकार का द्रव होता है जो वहन में परिसंचरण में सहायता करता है। एक अन्य प्रकार का द्रव होता है जो परिसंचरण में वहन में सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तक तरल कहते हैं। आपको पता है कि एक अन्य द्रव होता है जिसे वहन में परिसंचरण में सहायता करता है, इसे लसिका उत्तक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिका बाहर निकलकर उत्तक के अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। आपको पता है जो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा कुछ प्लाज्मा
प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक में क्या होते हैं, ऊतक के अंतःकोशिकीय के अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है। रुधिर में जैसे प्लाज्मा है उसी की तरह कैसे लसिका भी होती है, लेकिन ये रंगहीन होती है। इसके इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाशों से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। अंतर कोशिकीय स्थानों से क्या होता है, लसिका कोशिका में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है। कोशिकाओं में चला जाता है और जो क्या करती है, आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में घुलती है। बड़ी शिरा में क्या खुलती है, बड़ी शिरा में पचा हुआ तथा क्षुद्रांध्र अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत में जो अवशोषित वसा का जो वहन होता है, कहाँ, किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा होता है। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में लाती है। ठीक है, लसिका कैसी होती है, लसिका ही कोशिका भित्ति में जो छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, लसिका एक लिक्विड होता है जो परिसंचरण में क्या सहायता करता है, परिसंचरण में क्या होता है, सहायता करता है। और जो लसिका को हम ऊतक तरल भी कहते हैं। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति में जो उपस्थित छिद्र होते हैं, तो क्या होता है, कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं कोशिका भित्ति से बाहर निकलकर ऊतक के अंतःकोशिकीय स्थान में आ जाते हैं। तो क्या होता है, ऊतक तरल तथा लसिका का निर्माण होता है। ये प्लाज्मा, प्रोटीन और कोशिकाओं से बाहर निकलकर क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है, लसिका का निर्माण होता है। यह रुधिर की प्लाज्मा की तरह ही होती है। जो प्लाज्मा था रुधिर की तरह होती है, लेकिन ये रंगीन होती है। इसका लसिका का कोई कलर नहीं होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। क्या होता है, लसिका में अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका क्या करती है, लसिका अंतःकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। लसिका क्या होती है, अंतःकोशिकीय अवकाश में बनती है लसिका, लेकिन लसिका क्या होती है, लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, जो आपस में मिलकर लसिका वाहिनी बनाती है। क्या होती है, लसिका मिलकर आपस में बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है और अंत में यह बड़ी शिरा में खुलती है। और जो पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित जो वसा का वह लसिका, आपको पता है जितने भी हम फैट मटेरियल भोजन करते हैं, जो उसका पच जाता है, जिस पचा हुआ जो वसा होता है, और जो इस मतलब छोटी आंत में, क्षुद्रांत को हम छोटी आंत कहते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। छोटी आंत में जो पचा हुआ अवशोषित वसा होता है ना, उसका वहन लसिका द्वारा ही होता है। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में से वापस रुधिर में ले जाता है। जो अतिरिक्त लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, को बाह्य कोशिकीय द्वारा अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। कौन, लसिका। ठीक है, अभी तक ने हमने मनुष्यों में कैसे परिवहन होता है, वहन कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन कैसे होता है उनके बारे में। पादपों में परिवहन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरल यौगिक लेते हैं। आपको पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि चर्चा कर चुके हैं, जो पादप होते हैं वो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडार क्लोरोफिल युक्त अंगों के विशेष रूप में पत्तियों में करते हैं। आपको पता है जो पादप होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों के विशेष रूप में पत्तियों में करते हैं। पौधे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। आपको पता है जो पादप होते हैं, पौधे शरीर के अपने निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से क्या प्राप्त की जाती है। पौधे के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा के निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। आपको बता दें पौधे के कच्ची सामग्री पौधों के लिए जो नाइट्रोजन फास्फोरस दूसरी खनिज लवण मृदा के निकटतम प्रचुरतम स्रोत से होता है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और अन्य खनिज पदार्थ है, इनका अवशोषण जड़ द्वारा होता है जो मृदा के संपर्क में रहती है। ठीक है,
अध्ययन किया जाता है यदि मृदा के संपर्क वाले भागों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है जो ऊर्जा या कच्ची सामग्री पादप को शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत कर सकती है। क्या होता है कि यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों की जो दूरी है बहुत कम होती है, ठीक है, जो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप के शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। यदि पादप की शरीर अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती है, अगर मान लीजिए कि जो पादप का शरीर का जो परिवहन के कारण अगर दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे पौधे जब छोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल युक्त अंग मृदा के संपर्क वाले अंग क्लोरोफिल युक्त अंग आपस के पास मतलब लेकिन जैसे जैसे पत्तियां क्या होती हैं, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है तो उनमें क्या होता है, जो मृदा के संपर्क वाले अंग और क्लोरोफिल युक्त अंग में दूरियां क्या बढ़ जाती है बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में उपलब्ध ऊर्जा कराने के लिए जो विसरण का प्रक्रम होता है पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा प्लांट है, छोटा प्लांट में क्या होता है, जड़ों से जो खनिज का प्राप्त कर लेते हैं और पत्तियां क्या करती हैं, क्लोरोफिल एक तो भोजन बना लेती हैं। लेकिन जो भोजन जो बनाती है उसका जो परिवहन होता है कैसे होता है, विसरण के द्वारा होता है। विसरण के माध्यम से वो जड़ों तक पहुंचा देती है पौधे को, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, अपना खनिज पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। पौधे जड़ों द्वारा अपना खनिज पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, पौधा बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है थोड़ी दूरी पर होती है, जो जड़ होता है वो दूरी पर, उनमें क्या होता है, परिवहन क्या दूर हो जाते हैं। जैसे मृदा में जो बड़ा पौधा होगा, मृदा से जो खनिज को अवशोषण करता है उसको पत्तियों तक पहुंचाने के विसरण माध्यम से नहीं पहुंचा पाता था, पर्याप्त नहीं होता पहुंचाने के लिए। और जो पत्तियां होती हैं बड़े पौधे में, क्लोरोफिल भोजन बनाते हैं, भोजन और जड़ों तक पहुंचाने के लिए विसरण माध्यम पर्याप्त नहीं होता है। तो उस ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं आगे। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। आपको पता है कि विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते, पादप चलते नहीं है। क्या होता है, पादप चलते नहीं है। और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। आपको बताते हैं जो पादप का जो शरीर होता है, एक बड़ा अनुपात पर जो पादप का शरीर का जो पौधों का शरीर होता है उनका एक बड़ा अनुपात मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप पादपों के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वो अपेक्षाकृत धीमी वहन का प्रयोग कर सकते, मतलब परिवहन का प्रयोग कर सकते, ठीक है। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में बहुत अधिक होती है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा पदार्थ को जड़ों की कच्ची सामग्री का वहन करेगा। क्या होता है, जो पादप परिवहन वहन होता है, पत्तियों से में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों में कच्ची सामग्री का वहन करेगा, ठीक है। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। आपको पता है जो ये दो पथ होते हैं स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का क्या करता है, वहन करता है। जो मृदा है, जो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, मतलब ले जाने के कारण। जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जो
मृदा से जो जल खनिज लवण का जो सोर्स मृदा करता है ऑब्जर्व करता है वो जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और जो फ्लोएम होता है पत्तियां क्या करती है क्लोरोफिल से जो भोजन बनाती है वो पौधे फ्लोएम के माध्यम से पूरे पौधे के प्लांट में पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि जल का परिवहन कैसे होता है पौधे में, देखेंगे। चलिए, जल का परिवहन। जाइलम ऊतक में जड़ तना और पत्तियां की वाहिनियां तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। आपको पता है कि जाइलम ऊतक में जड़ें तना और पत्तियां की जो वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है, क्या होती है, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं क्या होती है, मृदा के संपर्क में होती है तथा वे सक्रिय रूप से अन्य आयन प्रणाली प्राप्त करती है। जो सक्रिय रूप से कहते हैं आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। जो ये क्या करता है, जड़ और मृदा में आयन सांद्रता में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ से प्रवेश करता है। इस आयन को समाप्त करने के लिए अंतर को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है, जड़ में प्रवेश कर जाता है। और इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। आपको पता है इसका अर्थ हुआ कि जो जल है अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जल का स्तंभ का निर्माण करता है और ऊपर की ओर लगातार धकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पदार्थ की ऊंचाई देखते हैं, जो लंबे लंबे हम पौधे देखते हैं, पेड़ देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, स्वयं ही पर्याप्त नहीं। जो ये दाब है, जल लंबे लंबे पौधे होते तो उनमें जल कैसे पहुंचता है, तो जो दाब होता है वो क्या होता है, पहुंचाने के लिए जल में जाइलम नहीं पर्याप्त नहीं होता है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने के लिए कोई और युक्ति करते हैं। क्या करते हैं, कोई और युक्ति करते हैं। एक क्रियाकलाप देते हैं कि 5.8 में लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले गमले लीजिए। क्या करना है, अब एक ही इससे उनका आकार एक ही हो और बराबर मृदा वाले गमले लेना। ठीक है, एक पौधा लगा दीजिए तथा दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए। आपको क्या करना है, एक में पौधा लगा दीजिए और दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा देना। ठीक है, दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक देना। आपको क्या, दोनों गमलों के जो मिट्टी है उसको प्लास्टिक की शीट से ढक दे और जिससे नमी का वाष्पन न हो सके। दोनों गमलों को एक को पौधे के साथ दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं? यह मानकर कि पादों को पर्याप्त जल आपूर्ति है। क्या है, पर्याप्त जो पौधे हैं उनको पर्याप्त जल आपूर्ति होती है जिससे जल रंध्र के द्वारा हानि हुई है। आपको पता है जो पौधे होते हैं उनमें पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है जिससे जल की रंध्र के द्वारा क्या हानि होती है, रंध्र के द्वारा क्या होता है, हानि होती है। रंध्र के द्वारा हानि होती है और उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। जो प्रतिस्थापन होता है किनके द्वारा, पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसड़ उत्पन्न करता है। आपको पता है जो वास्तव में क्या होता है, जो कोशिका से क्या जल के अणुओं का जो वाष्पन एक चूसड़ उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। जो जल होता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम वाही कोशिकाएं होती हैं जो जड़ों में उसको द्वारा खींचता है, कोशिकाओं द्वारा क्या खींचता है। पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आपको पता है जो पादप के वायु भाग होते हैं, वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है, आपको पता है जो मृदा में जल ज्यादा होता है और जाइलम के माध्यम से जाइलम के द्वारा ही पत्तियों तक जल को पहुंचाया जाता है। और जब पौधे में जल की मात्रा अधिक होती है तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होते हैं। जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन
पौधे को वायु भागों को द्वारा जो जितने भी वायु में पौधे होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ये प्लांट है उनकी पत्तियों द्वारा क्या तो विसर्जन होता है। जो छोटे छोटे छिद्र उनसे पनी जो पत्तियाँ होती जो छोटे छोटे पत्तियों पर छिद्र होता है इष्ट मोटा होता है, ये रंध्र कहते हैं उनको। रंध्र में जो पानी का तो बाहर आ जाती है और क्या होता है उनका वाष्प जल की हानि हो जाती है पौधे में, उसको हम कहते हैं वाष्पसर्जन कहलाती है, वाष्पसर्जन कहलाती है। अतः अतः वाष्पसर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज के लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायता करती है, आपको पता है। अतः जो वाष्पसर्जन होता है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति का सहायक होता है। यह ताप के नियमन में भी सहायक होता है और जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। जो जल का परिवहन होता है उसमें जो मूल दाब प्रेशर होता है रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। आपको जो वाष्पसर्जन से क्या होता है, जो जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों का ऊपरी गति में सहायता करता है। वाष्पसर्जन होगा तो जल में हानि होगी और जल की हानि होगी तो जो जड़ से पत्तियों तक जल को खींचेगा, जाइलम द्वारा ऊपर जाएगा और जिसमें विलय खनिज लौड़ भी क्या कर ऊपर की तरफ पत्तियों में गति करेंगे और पत्तियां क्या करेंगी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएंगे, ठीक है। और उसमें क्या होता है जो पौधे का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर के मिनिमम में क्या सहायता करती है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेषकर रूप में प्रभावी होता है। दिन में जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पसर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। क्या होता है, जब दिन में रंध्र खुलते हैं तो वाष्पसर्जन होता है तो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, ठीक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का अभी तो हम जल के बारे में देखा है, लेकिन अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण कैसे होता है पौधे में उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए वो पृष्ठ के समय वाष्पसर्जन की जल गति, ठीक है। जैसे ये आपको पता है जड़ों द्वारा क्या होता है, जड़ों द्वारा जल को पौधे की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जब पौधे की पत्तियों में जल अधिक हो जाता है तो क्या उस जल की पत्तियों द्वारा क्या होता है जल की हानि होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पसर्जन कहते हैं। जो पत्तियां होती है उनमें क्या होता है छोटे छोटे रंध्र होते हैं और छोटे छोटे रंध्र से ही छोटे जो छिद्र होते हैं छिद्र को रंध्र छिद्रों के द्वारा क्या होता है जल की बूंदें बाहर आ जाती है पत्तियों से और क्या होता है जल की हानि हो जाती है वायु की उपस्थिति में, ठीक है। तो जैसे प्लांट में दिखाया कि जल यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण पौधों में कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा पकड़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ जलों को और खनिजों को कैसे पत्तियों तक पहुंचा जाता है, पत्तियों से हम पादप में हम जल को और खनिज लवणों को कैसे पहुंचाया जाता है पत्तियों तक उनके बारे में देखें। अब हम चर्चा कर देंगे कि उपपचयी क्रियाओं में मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में उपपचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियों में होता है और पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। जो आपको पता है जो उपपचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पाद जो बनते हैं विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण में होता है क्लोरोफिल उत्पत्ति के भोजन बनाती है। तो जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे भोजन बनते हैं उसको पौधे के प्लांट के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन हस्तांतरण कहलाते कहता है। प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पादों का वहन परिवहन हस्तांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। आपको पता है हमने पढ़ा था कि जाइलम द्वारा जलों का अवशोषण तो चलो, लेकिन जो भोजन बनता है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा, तो वो जो भोजन का पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना किसके द्वारा फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का भी परिवहन भी करता है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद बने थे उनके अलावा भी फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है, ठीक है, पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडार अंगों फलों बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पदार्थ बना था अमीनो अम्ल फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है कि पदार्थ के विशेष रूप से जड़ के जड़ एक भंडार है भंडार अंगों तक फलों बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं।
भोजन तथा अन्य पदार्थों का भी हस्तांतरण संलयन साथी कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिका के ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दिशाओं में होता है। आपको पता है जो भोजन तथा अन्य पदार्थों का जो हस्तांतरण होता है संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिका में ऊपर की तरफ और नीचे एक अधोमुखी मतलब नीचे की दिशाओं में भी होता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। जाइलम द्वारा जो परिवहन सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जाता है से विपरीत फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण है। आपको इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण है जो ऊर्जा का उपयोग पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा ही स्थानित होती है। आपको पता है जो सुक्रोज है सरीखे पदार्थ जो फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा में स्थानांतरित होता है। एटीपी में प्राप्त ऊर्जा में स्थानांतरित होता है। यह ऊतक का पराशर दाब बढ़ा देता है। क्या होता है जो ऊतक होता है उसका पराशर दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों का फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है। यह दाब पदार्थों का फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। जहाँ दाब कम होता है और यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का हस्तांतरण करते क्या होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का हस्तांतरण करता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको बताते हैं बसंत में जड़ व तने में ऊतकों में भंडार शर्करा का हस्तांतरण कलिकाओं में होता है। आपको बताते हैं जो बसंत के समय जो बसंत ऋतु आता है मतलब बसंत बारिश के समय में क्या होता है जड़ व तने में जो ऊतक में भंडारित शर्करा होता है शर्करा का जो हस्तांतरण कलिकाओं के द्वारा होता है और जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे वृद्धि के लिए तो आवश्यकता होती है। आपको पता है जाइलम द्वारा परिवहन जिस सामान्य भौतिक बल द्वारा समझाया जा सकता है भौतिक बल इससे विपरीत फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण है। ठीक है अर्थात जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है जो क्या होता है ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज क्या है एक सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही हस्तांतरित होते हैं। जो सुक्रोज क्या है एक सरीखे पदार्थ है जो फ्लोएम टिश्यू में क्या होता है जो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही हस्तांतरित होते हैं। यह ऊतक का पराशर दाब बढ़ा देता है। क्या होता है जो सुक्रोज होते हैं फ्लोएम जो ऊतक का जो पराशर दाब बढ़ा देता है एटीपी जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। किसी का होता है जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से ऊतक तक ले जाता है। क्या कहता है जो ये प्रेशर होता है दाब होता है ये पदार्थों को फ्लोएम से ऊतक तक ले जाता है और जहाँ दाब कम हो जाता है और यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का हस्तांतरण करता है। क्या कहता है यह फ्लोएम पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का हस्तांतरण करता है। उदाहरण के लिए बसंत ऋतु में क्या होता है कि बसंत ऋतु में क्या होता है जड़ और तने के ऊतकों में भंडारी जो शर्करा होता है स्टोरेज जो शर्करा होती है उसका हस्तांतरण करते तो कलिकाओं में होता है और जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने इस वीडियो में मानव में परिवहन कैसे होता है उनके बारे में पढ़े थे। ठीक है आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मानव में परिवहन कैसा होता है। मानव में जो परिवहन था जो ब्लड थी जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड थी वो कहाँ आती थी हृदय के बाएं अलिंद में आती थी। बाएं अलिंद से बाएं नीले से क्या होता था पूरा ब्लड था वो पंपित होता कहाँ पे पूरे शरीर में पंपित होता था। अब क्या हुआ था पूरे शरीर में जो ब्लड थे वो महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में पंप होता था और पूरे शरीर में क्या होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड चला जाता था। अब क्या होता था जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड था वो जो कोशिका तक पहुंचा था जो कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड होते थे वो मौजूद कोशिकाएं मौजूद होती है कोशिका में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में छोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हो जाता है और क्या कहते हैं वो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त इनप्योर ब्लड को क्या करती है शरीर के सभी भागों से एकत्र कर कहाँ लाता है दायां अलिंद में लाता है और दायां अलिंद से क्या होता है दायां अलिंद में से फिर दाएं नीले में जाता है और दायां नीले से फिर पंप हो जाता है कहाँ पे फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहाँ पंप होता है फुफ्फुस कोशिका में मतलब फेफड़े में चला जाता है। वहां से क्या होता है फिर शुद्ध होकर फिर हमारे हृदय में आता है
ठीक है। तो हमारे जो मनुष्य का जो ब्लड है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण, क्योंकि ब्लड 2 बार हृदय में आता है। और जो अपने हमने मानव के हृदय में जो परिसंचरण उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और पौधों में कैसे होता है परिवहन? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पौधों में परिवहन होता है। तो प्रश्न देख लेते हैं कि मानव में परिवहन कैसे होता है, उनके बारे में चैप्टर 1 से संबंधित कुछ प्रश्न है उनके बारे में देख लेते हैं कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन-कौन से, इन घटकों को क्या कार्य है? जो मानव में जो वहन घटक मतलब परिवहन घटक कौन-कौन से, उनके घटकों के नाम बताना, ठीक है। स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक होता है? तो स्तनधारी होते हैं और पक्षियों में जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को रुधिर को अलग करने की आवश्यकता होता है। इनके बारे में बताना है। उच्च संगठित पादप में वहन के तंत्र के घटक क्या-क्या हैं? उच्च संगठित पादप में जो वहन मतलब परिवहन के तंत्र कौन-कौन है उनके बारे में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? प्लांट में जल और खनिज लवण का आपको बता दें, जो पादप में जल का वहन कैसे परिवहन कैसे होता है? जाइलम के द्वारा। जो खनिज और लवण का परिवहन कैसे होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है उनके बारे में बताना है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।